सही। तो हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे पहले हम बैक्टीरिया के साइज़ की बात करें। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर बैक्टीरिया को कंपेयर किया था, जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस वगैरह देखे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के होल सारा पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका साइज़ कैसा होता है, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया के अगर हम साइज़ की बात करें तो 0.2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। अब अगर आपको यहाँ से माइकोप्लाज्मा का वर्ड याद आया हो, तो हमने इसको सेल वॉल लेस बैक्टीरिया भी कहा था। सही है। और इसके अंदर स्टेरॉल्स भी मौजूद थे, वाहिद बैक्टीरिया जिसके अंदर स्टेरॉल थे। तो आपको ये तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर नज़र आ गए कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, सेल वॉल लेस होता है और स्टेरॉल्स होते हैं। और ये बराबर होता है लार्जेस्ट वायरस विच इज़ नोन एज, मतलब साइज़ के अंदर जो लार्जेस्ट वायरस है जो कि होता है पॉक्स वायरस, उसके बराबर होता है। तो ये चार आपको इसके फीचर्स पता चल गए। सही है। स्मॉलेस्ट है, सॉल्वेलेस है, स्टेरॉल्स है, और जो लार्जेस्ट वायरस है मतलब पॉक्स वायरस, इसके बराबर होता है। अब हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में आपके पास तीन तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग प्रोसीजर एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। इन तीन तरीके से हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक से इसकी क्लासिफिकेशन में हम देखें अकॉर्डिंग टू शेप, तो ये चार किस्म के होंगे, कॉक्साई, बेसिलाई और स्पायरोकेट्स। कॉक्साई कैसे होंगे, राउंड शेप होंगे, जबकि जो बेसिलाई होंगे वो कैसे होंगे, रॉड शेप होंगे, और ये जो होते हैं ये स्पायरल होते हैं, स्पायरोकेट्स। और एक होते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मीन्स कि इनकी शेप जो है ना वेरिएबल होती है, मतलब वेरी करती रहती है। अब अगर मैं इनके सबकी अलग अलग से क्लासीफाई करूँ, जैसे कि कॉक्साई है, अगर ये कॉक्साई जैसे सिंगल है तो इसको हम कॉक्साई कह रहे हैं, लेकिन अगर ये इस तरीके से पेयर में हो गया तो इसको हम कहेंगे डिप्लोकॉक्साई। फिर अगर यही कॉक्साई अगर चेन फॉर्म में हो गया, सही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकॉक्साई। और अगर ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में हो गए तो हम इसको कहेंगे स्टेफ्लोकॉक्साई। इसी तरीके से बेसलाई की हो जाएगी। फर्दर हमें इतना ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मेन चीज़ है इनकी शेप्स आपको पता हो, इनके अकॉर्डिंग टू शेप क्या क्या होता है नाम, वो सब पता हो। ठीक है। यहाँ से मैं साथ अगर बुक भी खोलूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको नज़र आ रहा है क्या है, ग्रेप मतलब बंडल्स टाइप के बने हुए ना, तो स्टेफलोकोकस कह रहे हैं। एक तो राउंड है, फ़र्ज़ करें अगर ये आपके पास शेप आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाती है तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, गोल है, राउंड है, तो आपको पता चल गया ये कॉक्साई हैं। अभी किस तरीके से हैं, ग्रेप लाइक बने हुए हैं तो स्टेफ्लो हैं, ये चेन में बने हुए हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है। रॉड्स हैं, तो रॉड्स आपको नज़र आ गए, ये बेसिलस हैं। ठीक है। फिर ये सैल्मोनेला स्पीशीज़ हैं, ये जो है आपके पास कॉमा टाइप के बने होते हैं, उसको हम विब्रियो कहते हैं। और जो है बाकी आपके पास ट्रेपोनोमा है, कॉर्नी बैक्टीरियम है, यहाँ से आप इनकी फ्यूज़ोबैक्टीरियम, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निज़ीरिया, इन सारे इनके नाम आप देख सकते हैं, ताकि अगर कोई भी आपके पास एग्ज़ाम में आ जाए आइडेंटिफ़ाई करने के लिए तो आप इसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकें। फिर आ जाएँ अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग, तो आपके पास दो होंगे बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो होता है इसका स्टेन होता है पर्पल, मतलब ग्राम पॉजिटिव पर्पल में होगा, और जो ग्राम नेगेटिव होता है वो होता है रेड के अंदर। अब ये जो ग्राम स्टेनिंग है ना, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, सही है, इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो ये एडवांटेज कि ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। देखो, अगर हमने ग्राम स्टेनिंग करी, अगर वो ऑर्गेनिज्म, मुझे अभी नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर वो पर्पल हो गया मुझे पता चल गया ये ग्राम पॉजिटिव, अगर रेड हो गया इट मीन्स कि ये ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम स्टेनिंग के अगर आपसे कोई एडवांटेज पूछे कि क्या दो फ़ायदे हैं, तो एक तो ये कि आइडेंटी, दूसरी चीज़ ये है कि ये हेल्प करता है आपके पास जो है कि आपने कौन सी जो है ड्रग्स यूज़ करनी है। ज़ाहिर सी बात है, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो उसके लिए ड्रग्स दूसरी होंगी, ग्राम नेगेटिव है तो उसके लिए ड्रग्स दूसरी होंगी, तो ये इसमें भी हेल्प कर रहा है। अब जो ये स्टैनिंग है, इसके पास आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं, मतलब किस तरीके से होता है तो ये हम बुक से देखेंगे। जी, तो यहाँ से देखें चैप्टर 2 पेज नंबर 8, ग्राम स्टेनिंग का एक पूरा ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन होता है पर्पल, ग्राम नेगेटिव स्टेन होता है रेड। ग्राम स्टेन के क्या दो यूज़फुल जो है वेज हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, और चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, हम कौन से एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 4 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई यूज़ करते हैं, जो कि सारे सेल्स को क्या कर देता है, स्टेन कर देता है पर्पल। सही है। फिर हम यूज़ करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको हम मॉर्डेंट कहते हैं। इस
ये ऐड किया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना देता है? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसमें भी सेल्स सारे पर्पल रहेंगे। फिर हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं जैसे कि एसीटोन या इथेनॉल। ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है पर्पल डाई, फॉर्म द लिपिड रिच थिन वॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है, और जबकि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर लिपिड बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्या करते हैं, उसमें से जो एसीटोन या इथेनॉल होगा वो क्या करेंगे, ये पर्पल डाई को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब पर्पल डाई हो गया, निकल गया बाहर, तो अब वो कैसे हो गए? कलरलेस हो गए। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव थे वो कैसे रहेंगे? रिमेन पर्पल। फिर हम एक रेड डाई यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेफ्रेनिन। ये क्या करते हैं, जो कलरलेस वो थे ग्राम नेगेटिव, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड या पिंक कलर में, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव हो वो पर्पल में ही रहेंगे। इसको मैं ज़रा नोट्स पे समझाती हूँ। जी, तो यहाँ से देखें चैप्टर 2 पेज नंबर 8, ग्राम स्टेनिंग का एक पूरा ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन होता है पर्पल, ग्राम नेगेटिव स्टेन होता है रेड। ग्राम स्टेन के क्या दो यूज़फुल जो है वेज हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, और चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, हम कौन से एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 4 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज़ करते हैं जो कि सारे सेल्स को क्या कर देता है? स्टेन कर देता है पर्पल। सही है। फिर हम यूज़ करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन जिसको हम मॉर्डेंट कहते हैं। ये ऐड किया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना देता है? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसमें भी सेल्स सारे पर्पल रहेंगे। फिर हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं जैसे कि एसीटोन या इथेनॉल। ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है पर्पल डाई, फॉर्म द लिपिड रिच थिन वॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है, और जबकि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर लिपिड बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्या करते हैं, उसमें से जो एसीटोन या इथेनॉल होगा वो क्या करेंगे, ये पर्पल डाई को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब पर्पल डाई हो गया, निकल गया बाहर, तो अब वो कैसे हो गए? कलरलेस हो गए। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव थे वो कैसे रहेंगे? रिमेन पर्पल। फिर हम एक रेड डाई यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेफ्रेनिन। ये क्या करते हैं, जो कलरलेस वो थे ग्राम नेगेटिव, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड या पिंक कलर में, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव हो वो पर्पल में ही रहेंगे। इसको मैं ज़रा नोट्स पे समझाती हूँ। जी, तो यहाँ पे 4 प्रिंसिपल देखें। पहला प्रिंसिपल, हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज़ किया। ये क्रिस्टल वॉयलेट डाई क्या करता है, आपके पास जितनी भी सेल्स मौजूद हैं उन सबको पर्पल कलर में स्टेन मतलब कर देता है। फिर हम यूज़ करते हैं आयोडीन सोल्यूशन। अभी जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है ना, ये क्रिस्टल वॉयलेट के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सॉल्यूशन। सही है। इसकी वजह से भी आपके पास जितने भी सेल्स होंगे वो अभी तक सारे पर्पल हैं, चाहे वो आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और दे आर ग्राम नेगेटिव। फिर उसके बाद जो है हम क्या यूज़ करते हैं, अच्छा आयोडीन सॉल्यूशन को हम मॉर्डेंट कहते हैं। ये सेकेंड स्टेप था। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर हम यूज़ करेंगे अपना एसीटोन या फिर इथेनॉल। ठीक है, मींस कि कोई भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एसीटोन या फिर इथेनॉल हम यूज़ करेंगे। अब जो एसीटोन और इथेनॉल होता है ना, वो क्या करता है आपके पास, आपको अगर पता हो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, इसके डिफरेंस अभी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे एक टॉपिक आ गया तो मैं साथ साथ समझा रही हूँ। ग्राम नेगेटिव जो होता है ना वो थिन वॉल्ड होता है, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो होता है थिक वॉल्ड। सही है। इसके अंदर लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर लिपिड कंटेंट कम होता है। तो जैसे ही हम एसीटोन या इथेनॉल डालेंगे ना, तो अब ग्राम नेगेटिव की वॉल कैसी है? थिन वॉल्ड है। ये इसके पास आ जाएगा। सही है। और इसकी लिपिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये इसमें से आयोडीन सॉल्यूशन को रिमूव करवा देगा। अब इसकी वजह से आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से ये क्या आता है? पर्पल। जब आयोडीन निकल गया तो ये कैसा हो गया? ये हो गया कलरलेस। जबकि ग्राम पॉजिटिव की वॉल कैसी है? थिक वॉल्ड। ये इसके अंदर आ ही नहीं सकता। जब ये आ ही नहीं रहा तो ये आयोडीन सॉल्यूशन को ब्रेक नहीं कर रहा। जब आयोडीन सॉल्यूशन ब्रेक नहीं हो रहा तो ग्राम पॉजिटिव कैसे, ये तो आयोडीन सॉल्यूशन, ये ग्राम पॉजिटिव कैसे रहा? पर्पल। अब चौथा हम जो है ना ऐड करते हैं सेफ्रेनिन। अब ये सेफ्रेनिन क्या करता है, ये रेड पिंक कलर का होता है पिगमेंट।
ये आपके पास क्या करेगा, ये जो कलरलेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसको ज़ाहिर सी बात है अभी कलरलेस हो चुका है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा रेड या पिंक कलर में। इसलिए ग्राम नेगेटिव स्टेन होता है रेड या पिंक में, और जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो होता है पर्पल में। तो ये आपसे वाइवा का क्वेश्चन, मैं साथ साथ वाइवा के क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ आपको कि प्रिंसिपल्स क्या हैं ग्राम स्टेनिंग के, वो ये 4 हैं। इस तरीके से हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। यहीं आपसे पूछेंगे ग्राम पॉजिटिव जो है क्यों स्टेन होता है पिंक में, रेड में, तो आप कहेंगे सिंपली क्योंकि ये थिन वॉल्ड होता है, तो जो एसीटोन या इथेनॉल होता है वो उसके अंदर पेनिट्रेट करके आयोडीन सॉल्यूशन को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से वो कलरलेस हो जाता है। जबकि ये थिक वॉल्ड होता है, इसलिए नहीं हो रहा। फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो आपको पता है एरोब्स और नॉन एरोब्स। जी, तो अब देखें आपके पास ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फ़र्ज़ी, ठीक है। अब फ़र्ज़ी मीन्स क्या है, एरोब्स मतलब इनको लाजमी लाजमी ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। जैसे कि इसकी एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या हैं कि इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, बल्कि इनका उल्टा हो जाएगा। अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ये मर जाएंगे, सही है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। जबकि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि अगर उनको ऑक्सीजन मिल गई वो जब भी ग्रो कर जाएंगे, अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये जब भी ग्रो कर जाएंगे। या ये दूसरा पाथवे फॉलो करते हैं फर्मेंटेशन। इसकी एग्जाम्पल है आपके पास ई कोलाई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे वाइवा में आपसे पूछें कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बता दें, तो आप इसको 3 तरीके से बताएंगे, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। शेप में आपके पास आ गया था कॉक्साई, बेसिलाई और स्पायरोकेट्स। ग्राम स्टेनिंग में आपके पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है। जबकि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास एरोब्स, नॉन एरोब्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक वाइवा का क्वेश्चन कि इसकी क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया। अच्छा, अब हम बात करें सेल वॉल की, ठीक है। जाहिर सी बात है हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, सेल वॉल आती है इसकी। तो सेल वॉल इस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की दोनों की डिफरेंस होती है। किस तरीके से होती है, ग्राम पॉजिटिव की हमने पढ़ा था कि थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर टिकोइक एसिड के फाइबर्स होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर नहीं होते। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उसके अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, जिसको हम लैप कहते हैं, लाइपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, एंडोटॉक्सिन, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसको ग्राम नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, मतलब सेल का, इसकी सेल वॉल मिलाकर, इसका सेल का स्ट्रक्चर मिलाकर और इसकी सारी चीज़ें मिलाकर, इसको हम कहते हैं एनवेलप, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि ग्राम नेगेटिव में एनवेलप क्या होता है, तो उसकी सेल वॉल, उसका सेल स्ट्रक्चर, उसके लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन्स, एंडोटॉक्सिन, ये सब चीज़ें मिलाकर इसका एनवेलप कहलाते हैं। फिर इसके अंदर होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, जैसे ये सेल है, इसकी क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक खाली जगह होती है जिसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अभी जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, इसके अंदर हमारे पास एंजाइम होता है, ये साइट होती है, साइट ऑफ बीटा लैक्टेमेसिस। ये बीटा लैक्टेमेस एंजाइम की साइट है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो आपसे पूछेंगे बीटा लैक्टेमेस होता है कहाँ पर है, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस पे होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के दरमियान में एक स्पेस होती है। बीटा लैक्टेमेस के फंक्शंस अगर आपने फार्मा में याद करे हों तो ये क्या करता है, ये आपके पास सेल वॉल को ब्रेक कर रहा होता है, ये सारे काम होते हैं। फिर ग्राम नेगेटिव का एक और जो फीचर है वो क्या है, पोरेंस इसके अंदर होता है। अब ये पोरेंस क्या होते हैं, एक पैसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब क्या है, स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनको जो एक पैसेज प्रोवाइड करे ना ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में, के अंदर चले जाए सेल्स के, वो होते हैं पोरेंस। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर होते हैं, ये पोरेंस जो है ना सिर्फ इनकी सेल वॉल तक के महदूद होते हैं, तो इसलिए इनका जो है ना कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। तो ये आपके पास डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के अंदर, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के अंदर, जो कि ये भी आपका वाइवा का क्वेश्चन है।
देखिए, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स। तो आपको सबसे पहले तो दोनों के अंदर फ्लैजेलम नज़र आ गए, दोनों में, तो इसलिए इसका डिफरेंस नहीं हुआ। पॉजिटिव के अंदर आपको एक फाइबर नज़र आ रहा है टिकोइक एसिड का, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर ये मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर पायलस है, कैप्सूल है, आउटर मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर ग्राम नेगेटिव में देखें पेरिप्लाज्मिक स्पेस मौजूद है, जबकि यहाँ पर कोई ऐसी स्पेस मौजूद नहीं है, पूरा ये भरा हुआ है। तो डिफरेंस क्या होगा टिकोइक एसिड का और पेरिप्लाज्मिक स्पेस का। अब अगर इन दोनों डायग्राम में से आपके पास आ जाती है और आपके ऑस्पी के अंदर क्या आइडेंटिफाई करें ये किसकी सेल वॉल है, किसका स्ट्रक्चर है, तो आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग थ्रेड टाइप का फाइबर नज़र आ जाए टिकोइक एसिड का, तो ये ग्राम पॉजिटिव है, और ऐसे स्पेस नज़र आ जाए तो ये ग्राम नेगेटिव है। जबकि आपके पास ये जो ये बनी हुई है ये बी स्ट्रक्चर, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर माइकोलिक एसिड होता है। अभी मैं इसको बताऊंगी कि ये क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी इसके अंदर। कि अब बात करें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। अब सेल वॉल वाले टॉपिक के अंदर ही मैं तीसरी बात कर रही हूँ। पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करिए, अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो उसको हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं। मतलब ये आपके पास ग्राम स्टेनिंग नहीं होती, ना ये ग्राम पॉजिटिव कहलाएगा, ये ग्राम नेगेटिव कहलाएगा, बल्कि ये क्या होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर आपके पास माइकोलिक एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी माइकोलिक एसिड्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर लिपिड कंटेंट होता है। जैसे आपने पढ़ा था ग्राम नेगेटिव के अंदर कि इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड होती है और लिपिड कंटेंट होता है, जिसकी वजह से वो एसीटोन और अल्कोहल जो है ना उसको डीकलराइज कर और फिर वो करवा सकते। लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिपिड कंटेंट इनका बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए इसके अंदर ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर हो ही नहीं पाता। फिर हम इसके एसिड फास्ट जो है वो करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, इसलिए इसको हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसके जो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनकी सेल वॉल के अंदर, वो माइकोलिक एसिड्स हैं और अरेबिनोग्लाइकेंस हैं। यहाँ पर आपको इसकी डायग्राम में भी नज़र आ जाएगा, ये माइकोलिक एसिड्स मौजूद हैं और अरेबिनोग्लाइकेन मौजूद हैं। तो आप इजीली तीनों की अब जो है सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव में टिकोइक एसिड, नेगेटिव में पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और इन दोनों में माइकोलिक एसिड और अरेबिनोग्लाइकेन। अच्छा, अभी हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेल वॉल देख ली। अब सेल वॉल के अंदर बेसिक जो चीज़ें मौजूद हैं वो सारे देखेंगे। सबसे पहले आपने देखा सेल वॉल के पास क्या होता है, मतलब किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन नेटवर्क है जो कि इंटायर सेल वॉल को सराउंड कर रहा होता है। अब इसके 3 फंक्शन हैं। सही है, ये सारी चीज़ें जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये बुक से बहुत ज़्यादा कंप्राइज वे में मैंने लिखे हैं। तो आप इसको ऐसे ही नोट कर लें, या बुक में आप मार्क करना चाहें तो बुक में मार्क कर लें, या बाय के एज इट इज़ क्वेश्चंस हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या करता है, ये आपके पास रिजिड करता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, शेप जो है मेंटेन करके रखता है सेल की, और ये अलाउ करता है कि विद स्टैंड कर सके लो ऑस्मोटिक प्रेशर को, मतलब सेल की डेथ ना हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कभी कम हो जाए और सेल की डेथ हो जाए, तो पेप्टिडोग्लाइकेन उसको भी जो है मेंटेन करके रखेगा। फिर दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर क्या मौजूद होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। अब ये आपको याद आए अगर, तो ये सिर्फ किस में मौजूद होते हैं, ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं, ग्राम नेगेटिव के एनवेलप के अंदर, जो कि एंडोटॉक्सिन कहलाते हैं। अभी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीवर एंड शॉक। ये बने हुए किन 3 चीज़ों से बने हुए होते हैं, तो ये फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड ए से बने होंगे, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा होता है 5 शुगर मॉलिक्यूल से, और इन्हीं शुगर मॉलिक्यूल्स के कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उनसे, जो कि हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। मतलब हम किसी भी बैक्टीरिया को क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनके रिपीटिंग यूनिट्स हैं। सही है, तो सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, लाइपोपॉलीसैकेराइड हो गया। अब आगे आ जाते हैं टिकोइक एसिड। तो आपको याद आएगा ये फाइबर्स होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के अंदर होते हैं। सही है, इनका काम क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन और सेप्टिक शॉक को इंड्यूस करवाते हैं। फिर बात करें सेल वॉल, यहाँ पर हो गई कंप्लीट। हमने सेल वॉल के डिफरेंस भी देख लिया, सेल वॉल में ये 3 चीज़ें होती हैं ये देख लिया। अब आ जाते हैं, जैसे ही सेल की वॉल ख़त्म हुई, अब आपको पता है इसके अंदर क्या आ गया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ गई। आपको पता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में, मतलब प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में साथ में क्या होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है और इसमें स्टेरॉल्स मौजूद होते हैं। अब स्टेरॉल्स के क्या काम है, इनके फंक्शन यहाँ पर लिखे हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में सिर्फ स्टेरॉल का वर्ड पढ़ा था, यहाँ पे इसके फंक्शंस हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं।
सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल के जो प्रिकर्सर्स हैं उनको भी बना रहे हैं, और ये एंजाइम्स और टॉक्सिन्स की सिक्रीशन भी करते हैं। तो ये स्टेरॉल्स के 4 फंक्शन हो गए। यहाँ पर हो गया सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब जैसे ही साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ख़त्म हुई तो अब आपको पता चल गया यहाँ पर क्या आ गया, साइटोप्लाज्म। तो अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, हम उनको देखते हैं कि अब साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है चीज़ें क्या-क्या मौजूद होती हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स की बात करें। राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स 70S होते हैं और 50S और 30S इसके सब यूनिट्स हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। इन ग्रैन्यूल्स का काम क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहे होते हैं। सही है, इनको हम स्टोरेज एरियाज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड कैसा है, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई माइटोटिक एपरेटस नहीं होगा और कोई इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। सही है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। फिर आपके पास क्या होगा, प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये तो इसकी हो गई बेसिक सी डेफिनेशन। ये किस में हेल्प करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन के अंदर। अब दो किस्म के प्लाज्मिड होते हैं, एक होते हैं ट्रांसमिसिबल और एक होते हैं नॉन ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल मीन्स जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, जिनके अंदर ट्रांसफ़र जीन्स होती हैं। जबकि जो नॉन ट्रांसमिसिबल हैं वो उसके अंदर तो हेल्प कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर ट्रांसफ़र जीन्स मौजूद नहीं होती। फिर आपके पास आते हैं ट्रांसपोज़ोन्स। अभी ट्रांसपोज़ोन्स क्या कहलाते हैं, इनको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। मतलब क्या है कि ये एक साइड से उठकर दूसरी साइड पर चली जाती हैं विदाउट एनी बैरियर, किसी की भी हेल्प की इसको ज़रूरत नहीं होती। ये जो है बेसिकली होते क्या हैं, ये पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं, ठीक है। डीएनए के छोटे-छोटे से पीसेस होते हैं जो कि जो है ना एक साइड से उठकर दूसरी साइड पर चले जाते हैं और रेप्लिकेशन करवा रहे होते हैं। ये इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई कि या तो ये डीएनए के अंदर ही अंदर, मतलब विद इन अ सेल, या डीएनए के बाहर भी जाकर अपने करवा सकते हैं। अब ये 2 टाइप्स के होंगे, ये भी रेप्लिकेटिव और डायरेक्ट। मतलब इनका काम तो क्या है, अपनी साइड से उठकर दूसरी साइड पर जाना और रेप्लिकेशन करवा देना, या जो है ना आपके पास ट्रांसफ़र कर देना उसकी मटेरियल को। रेप्लिकेटिव क्या, अच्छा जो रेप्लिकेटिव होते हैं ये आपके पास क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं अपने डीएनए को और दूसरी साइड पर चले जाते हैं। जबकि जो डायरेक्ट होते हैं विदाउट एनी रेप्लिकेटिंग, ये दूसरी साइड पर मूव कर जाते हैं। सही है, तो ये इनका डिफरेंस है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम का और डायरेक्ट ट्रांसपोसोम का। बात करें, हमने बहुत डिटेल में बाकी सारी चीज़ें देख ली। अब जो थोड़ी छोटी सी चीज़ें हैं उनको ज़रा हम यहाँ से पर्ल से पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल टू द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर आपके पास क्या मौजूद होता है, कैप्सूल मौजूद होता है, जो कि वायरलेंस फैक्टर होता है। ठीक है, कैप्सूल क्या होता है, वायरलेंस फैक्टर होता है। किसका बना होता है, पॉलीसेक्राइड्स का। पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल ऑफ एंथ्रेक्स बैसिलस इज द ओनली एक्सेप्शन। अच्छा, ये हेल्प करते हैं कैप्सूल, किस में हेल्प करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन के अंदर। ऑप्सोनाइजेशन के ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो है इन्हेंस कर देती हैं, इन्हेंस द फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। फिर कैप्सूल के अलावा इसके अंदर पिलाए मौजूद होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं अटैचमेंट के अंदर। फिर एक ग्लाइकोकैलिक्स की स्लाइम लेयर मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। सही है, ये हेल्प कर रहे होते हैं अटैच बैक्टीरिया फ्रेमली। ये भी अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं और ये भी अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम करता है और ये ज़्यादा करता है, पिलाए अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। फिर फ्लैजिला, आपको पता है बाहर इसके फ्लैजिला भी मौजूद होगा। फ्लैजिला किस में हेल्प कर रहा है, इसकी मोटेलिटी में हेल्प कर रहा है, मतलब इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। फिर आपके पास बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं ना, वो हाईली हीट रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब उनको कितना भी ज़्यादा आप बॉयल कर लें, कुछ भी कर लें, वो क्या होंगे, हीट रेजिस्टेंट होंगे, वो जल्दी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते। अब आ जाएँ बुक में कि हमने बुक में से क्या-क्या चीज़ें देखी, तो हमने यहाँ पे सब देख लिया, ये वाला चार्ट भी देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे किसी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियोइड डीएनए मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, सही है। जो कि क्या करवा रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे थे। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी वो देखी थी। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, सेक्स प्लस, प्लाज्मिड, अटैचमेंट पिलाए, फ्लैजिला, ये तो हो गया एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला जो चार्ट है, अब आपका टेबल 2.1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है वाइवा कि सेल के अंदर, सॉरी, बैक्टीरियल सेल के अंदर एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स की लिस्ट है और ये नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स की लिस्ट है। फिर बाकी इसके अंदर कोई भी चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली डायग्राम आपकी इसकी इंपॉर्टेंट थी आइडेंटिफाई करने के लिए, ये हमने देख ली। यहाँ से हमने ग्राम स्टेनिंग वाला प्रोसीजर जो था वो
देखा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई चार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। सारा चैप्टर यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को सही से सब कुछ समझ आया होगा। आप लोगों को जो है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जो है वीडियोस आप लोगों के पास आती रहें मेरे जो है लेक्चर्स की। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे इसका ग्रोथ।